हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग देखेंगे क्लास 8 हिंदी चैप्टर 2 बस की यात्रा। कहानी है, इसकी समरी है और समरी को सबसे पहले हम लोग समझेंगे शॉर्ट फॉर्म में, फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर की तरफ चलेंगे। आज ये पूरा का पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा आपका कंप्लीट, इसे कुछ नहीं है। समरी पहले हम लोग देख लेते हैं, समरी, ठीक है ना। उसके बाद में हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, बस की यात्रा शायद हमने उस दिन ऐसे मौखिक रूप से पढ़ा भी दिया था और आज भी देख लेते हैं। थोड़ा सा है, एक आध पन्ना है, इसको हम लोग देख लेते हैं, कहानी को समझते हैं। कह रहा है बस की यात्रा किसके द्वारा लिखा गया है। पहले ये चीजें देखेंगे कि बस की यात्रा किसके द्वारा लिखा गया। हरिशंकर परसाई जी द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है? हरिशंकर परसाई जी द्वारा लिखा गया है। एक प्रसिद्ध व्यंग है जिसमें उन्होंने यातायात की दुर्व्यवस्था पर करारा व्यंग किया है, मतलब कि करारा प्रहार किया है। जैसे कि रेलवे में आज जाकर के देखिए, रेलवे ने बीच में एक बार एक नियम निकाला था कि जितनी सीट उतनी यात्री, वेटिंग नॉट अलाउड। रेलवे ने एक नियम निकाला था, लेकिन वो नियम चला नहीं। वो नियम क्या हो गया? फेल कर गया। अब 78 को 72 को सीट होता है एक बोगी में और 300 लोग रहते हैं। उसके गैलरी में ठूस ठूस के भर ले रहते हैं लोग। तो ये रेलवे का है, कमाएगा पूरा और खर्चा करेगा नहीं, ये कैसे होगा? तो वही चीज बस की यात्रा पे उन्होंने व्यंग के प्रारंभ में लेखक और 4 मित्रों के तय किया गया शाम 4 बजे की बस से जबलपुर चले। कहां? शाम 4 बजे की बस से उन्हें कहां जाना था? जबलपुर जाना था। उन्हें अनुमान था कि यह बस जबलपुर की ट्रेन के समय पहुंचा देगी, मतलब कि ट्रेन से पहले, यानी उनको जबलपुर से भी कहीं और जाना था। वे सुबह सुबह अपने घर पहुंचकर काम पर चले जाएंगे। हालांकि कई समझदार लोगों ने लेखक को बस से यात्रा करने की मनाही की, मतलब जो लेखक थे, जो राइटर थे, उनको मना किया कि भैया आप इससे यात्रा मत कीजिए। लेखक जिस बस से यात्रा करने जा रहे थे, है ना, वह बहुत पुरानी थी, मतलब खंडहर थी, खटारा बस थी। कंपनी के हिस्सेदार भी उसी बस में यात्रा कर रहे थे, यानी कि जो कंपनी के शेयरदार थे वो भी उसी बस से यात्रा कर रहे थे। और लेखक का अनुमान था कि बस चलने योग्य नहीं है, मतलब लेखक पहले ही अनुमान लगा लिए थे कि खंडहर भाई ना चली, केवल पूजनीय है, मतलब कि खाली एक सूरते देखल जा सकता है, बाकी अंदर से ही का बा? खोखला बा। समझ में आता ना? डॉक्टर मित्र ने कहा कि बस भले ही बहुत बुढ़ी हो, लेकिन नई नवेली बसों से ज्यादा विश्वसनीय है। डॉक्टर साहब कह रहे हैं। कौन डॉक्टर साहब उन बैठे हैं का? कोई डॉक्टर मित्र बैठे हुए थे। उन्होंने कहा, जैसे कि एक पुरान कहावत है, नया 9 दिन आ लुगरी 22 दिन, मतलब कि नयका आवेला तो 9 दिन ओकरा छाम छुम रहेला, बाकी पुरानकी के तो सारा जिंदगी छाम छुम रहेला कि ना? तो वही बात है, बस दिखने में खंडहर है लेकिन जगत तक पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा, ये उनका मानना था। आगे कहते हैं बस की यात्रा ये, लेखक और उसके मित्र बस में बैठ गए। जो लोग उन्हें छोड़ने आए थे उन्हें लग रहा था कि अंतिम बाद विदाई देने आए हैं, है ना, पहनू आया है तो किसी न किसी दिन जाना ही है, मतलब कि यहाँ कुछ आया है तो किसी न किसी दिन जाना ही है। इंजन स्टार्ट हो गया, ऐसा लग रहा था कि सारी बस ही इंजन है, मतलब जब इंजन स्टार्ट हुआ तो खड़खड़ खड़खड़ खड़खड़, मतलब आगे से लेके पीछे तक मतलब पूरा हिल रहा था। लोगों को लग रहा था कि सीट के नीचे इंजन है। लेखक को गांधी जी के असहयोग आंदोलन की याद आने लगी और बस का पूरा हिस्सा एक दूसरे से असहयोग कर रहा था, है ना। असहयोग का मतलब कि कोई सहयोग नहीं। 8-10 मील चलने पर लगा कि सीट पर लोग बैठे हैं या सीट लोगों पर बैठा है, मैंने सीट पर, सीटों वैसा ही था,
हाँ, खड़ाक खड़ाक फड़ाक फड़ाक चड़ाक चड़ाक मार रहा था, इधर कहने चो चा पो पा, मतलब ऐसे कर रहा था। बात समझ ना। अब आगे बढ़ते हैं, आगे चलकर मालूम चला कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया और ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डाल करके इंजन में भेजने लगा। इंजन में क्या करने लगा? भेजने लगा। लेखक सोच रहा था कि अब बस का मालिक इंजन अपनी गोद में रख लेंगे। मतलब लेखक सोच रहे थे, ऐसा लगता है कि इंजनवा को निकाल करके, जैसे बच्चा को गोद, बच्चा रो रहा होता है तो क्या करते, गोद में ले लेते, उसी प्रकार से बसवा का इंजनवा जो है ना रो रहा है ना, ऐसा लगता है कि ड्राइवरवा जो है ना उसको अपना गोद में रख लेगा। लेखक सोच रहे थे अपनी गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे। जैसे कि नेपल के दूध बच्चा को नहीं पिलाया जाता, उसी से पिलाएंगे। जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है, बोल ही दिए। बहुत बुरी हालत में चल रही थी, ऐसा लगता था कि ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकती है। लेकिन ऐसी स्थिति में बस के हिस्सेदार को लग रहा था कि यह मात्र संयोग है, मतलब ये एक इंसिडेंट है, उनको ये लग रहा था, ठीक है ना, कि बस ऐसे चल रही थी। कुछ दूर आगे चल करके पुलिया पर बस टायर फट गया, यानी कि आगे जाकर के उनका टायर वे पंचर हो गया। दूसरा घिसा टायर लगा करके बस फिर से चली। लोगों ने पन्ना पहुंचने, यानी कि इनको जाना कहाँ था? पन्ना। पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी। पन्ना एक जगह का नाम था जहां पे इनको पहुंचना था। लोगों ने इसकी उम्मीद छोड़ दी कि हम पन्ना पहुंच भी पाएंगे, ठीक है। उन्हें लगा कि जिंदगी इसी बस में गुजारनी है और पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है, यानी कि जमीन पर कोई मतलब कि ये नहीं है, ठीक है ना। वे बड़े आराम से घर की तरह बैठ गए और हंसी मजाक में शामिल हो गए। बस यही कहानी था। माने कि उनका असहयोग आंदोलन चल रहा था, पाठ पुर्जा सब हिला हुआ था, चो चा पो पा, एने से ओने, इंजन फिंजन टायर वायर सब घिसा पीटा था, है ना। लेकिन अंत तक मतलब कि बड़ी दुर्दशा के साथ वहां तक पन्ना ये लोग पहुंचिए गए, है ना। आइए अगला इसमें देखेंगे, कारण बताए। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा, है ना, ये क्वेश्चन है। तो लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा क्यों जाग गई? उत्तर है, लेखक के, है ना, मन में कंपनी के हिस्सेदार साहब के लिए इसलिए श्रद्धा जाग गई क्योंकि पहला इसमें कंपनी का हिस्सेदार थोड़े से पैसों के लिए अपनी तथा यात्रियों की जान का परवाह नहीं कर रहा था। आज के डेट में जितना पुलिया बन रहा है, जितना ओवरब्रिज बन रहा है, लोग जो है एक मतलब कि रिटायर्ड माल लगा रहे हैं उसमें, जैसे कि सीमेंट वगैरह लगा रहे हैं, जो है ना रिटायर्ड लगा रहे हैं, एक्सपायर लगा रहे हैं, यानी कि अपनी मुनाफा को भरने के लिए लोगों की जान की कोई कीमत इन ठेकेदारों के लिए नहीं है। कोई मरेगा तो पब्लिक मरेगा, कम से कम हमारे तो लेकिन उनका ये सोच नहीं है कि हो सकता है कि उस पुलिया से हम भी जाएंगे, है ना। हम जो ये सीमेंट लगा रहे हैं इसमें, हम जो ये सीमेंट लगा रहे हैं, हो सकता है कि ये खतरा हमारे ऊपर भी हो सकता है। लेकिन ये लोग ऐसे नहीं सोचते, ये सोचते हैं कि भाई मेरी जेबें भरनी चाहिए एकदम पूरा दबा करके, बाकी कौन मरता है कौन जीता है उससे हमको कोई मतलब नहीं है। आगे कह रहा है, वह घिसे टायर लगा करके बस चला आ रहा था और जान जोखिम में डालकर यह काम कर रहा था। गौ में कहता है, अपने उत्सर्ग की भावना का परिचय वह कुछ ही रुपयों के बदले, है ना, दे रहा था। उनके साहस और बलिदान की भाव को देखते हुए उन्हें किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए था। मतलब जो बस के हिस्सेदार थे, जो चलवा रहे थे, उनकी साहस इतनी थी कि ये साहस किसी क्रांतिकारी आंदोलन के लिए अगर लगाते, है ना, तो बेहतर होता है। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफर नहीं करते, मतलब जो समझदार होते हैं ये शाम वाली बस से सफर नहीं करते। लोगों ने यह सलाह क्यों दी? अब इस पे चर्चा कीजिए कि लोगों ने सलाह क्यों दी। उत्तर आता है इसका कि लोगों ने लेखक को यह सलाह इसलिए दी क्योंकि वे बस की दयनीय दशा से भली भांति परिचित थे। उन्हें यह भी पता था कि यह बस कहाँ खराब हो जाएगी कुछ नहीं कहा जा सकता, है ना, कुछ नहीं कहा सकता। यह जीर्ण शीर्ण
है ना, है इसके मतलब वहां पे जीन सीन मतलब कि भूत बैताल, है ना। इसके खराब होने पर ठीक होने की संभावना भी कम है। यात्रा के बीच में यह कहाँ रुक करके सारी रात बितानी पड़े, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, है ना। तीसरा क्वेश्चन है कि ऐसा जैसे कि सारी बसें ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। इंजन के भीतर, बस के भीतर नहीं, कहा, इंजन के भीतर। लेखक को ऐसा क्यों लगा? लेखक को ऐसा इसलिए लगा क्योंकि स्टार्ट होने पर बस के इंजन में ही कंपन होना चाहिए था, ठीक है ना। यानी कि बस के इंजन में कंपन होने दे, ये तो बॉडी हिल रहा है, इसका सीटें हिल रहा है ना, पर यहाँ तो सारी बस ही पूरी तरह खड़ा खड़ हुई हिलने लगी, है ना, लगी पूरी बस में तेज कंपन होने लगा, है ना। खिड़कियां के कांच पूरे शोर से साथ हिलने, लेखक की सीटें भी इस कंपन को, है ना, कांप रही थी। इससे लेखक तथा उनके साथी भी हिलने लगे। अब जाहिर सी बात है कि बस गड्ढा में पड़ेगा ऐसे, है ना, तो ढचक ढुचुक करेगा, खड़ाक फुड़ुक करबे करेगा। जब सारा पाठ पुर्जा ढीला रहेगा तो चौचा करबे करेगा, है ना। तो लेखक को ये चीजें लग रहा था। गजब हो गया, लेखक साहब बोलते हैं गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। लेखक को यह सुनकर हैरानी क्यों हुई? उत्तर कहता है कि ऐसी बस अपने आप चलती है। यह बात सुनकर के लेखक को इसलिए हैरानी हुई क्योंकि वह सोच रहा था कि ऐसी खटारा बस चलने के योग्य तो नहीं, है ना, चलने के योग्य तो नहीं है। उसकी जर्जर अवस्था देख करके वह विश्वास ही नहीं कर पाता था कि यह बस बिना धक्का दिए चलती है, पर कंपनी का भागीदार इसे अपने आप चलने की बात कर रहा था। मतलब जो, अब देखो, अहिर कहीं कहेला कि हमर दही खट्टा बा, है केतनो खट्टा हुई तो अहिर कहे बा बउआ बड़ी मीठ बा, चीनी झूठ बा में, तू खा के देखो, और जब तू एक बार खरीद लेबा, पैसा दे देबा, तो फिर तू वापस करे जेबा, हैं, तू तो बेच के चल गए, रफू चक्कर, आप कुछ नहीं कर सकते उसको, ठीक, अपने आप चलते हैं। अगला कहता है पांचवा क्वेश्चन, मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। मतलब जो रास्ते में, है ना, जो पेड़ था ना, उन सभी पेड़ों को क्या समझ रहा था? दुश्मन समझ रहा था। आगे बढ़ेंगे। लेखक को पेड़ को अपनी दुश्मन इसलिए समझ रहा था क्योंकि बस के एक एक पुर्जे खराब हो रहे थे और बस बार बार रुक रही थी। बस से उसका विश्वास उठ चुका था। उसे लग रहा था कि बस की ब्रेक फेल हो सकती है, स्टीयरिंग टूट सकता है और बस अनियंत्रित होकर के सड़क के किनारे पेड़ों से क्या हो सकती है? टकरा सकती है, और जब टकराएगी तो क्या होगा? प्रॉब्लम होगा। अब आता है पाठ से आगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके नेतृत्व में, किस उद्देश्य से तथा कब हुआ था? इतिहास की उपलब्ध पुस्तक के आधार पर लिखिए, ठीक है ना। सविनय अवज्ञा आंदोलन तो आप सबको जानते हैं कि गांधी जी ने कराया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में सन कितना? 1930 ईस्वी। कब? सन 1930 ईस्वी में अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध शुरू किया गया। उस समय भारतीय समाज गरीबी में दिन बिता रहे थे, है ना। लोगों को मुश्किल से, है ना, मुश्किल से दो वक्त यहाँ पे होगा, वक्त की रोटी नसीब हो रही थी। वे मुश्किल से नमक रोटी खा करके गुजारा कर रहे थे। अंग्रेजों ने नमक पर भी टैक्स लगा दिया। जैसे कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री 2014 के बाद, कब? 2014 के बाद इवन दूध तक को टैक्स में डाल दिया, दूध के ऊपर भी टैक्स लगा दिया। जबकि मेरा मानना है, मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है कि किसी भी देश का उन्नति तभी हो सकता है, प्रगति तभी हो सकता है जब वहां के खान पान पे कोई टैक्स नहीं होना चाहिए। यानी कि फूड आइटम कोई भी हो, उसके ऊपर टैक्स बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दूसरा, एजुकेशन सिस्टम पे टैक्स नहीं होना चाहिए। आज के डेट में एजुकेशन सिस्टम पे पूरा का पूरा टैक्स लगा के बैठे पड़े हैं। भाई उनको टैक्स चाहिए, उनको कमाई चाहिए, आप भाड़ में जाओ, उससे हमको कोई मतलब नहीं, हमको टैक्स चाहिए। इवन साग सब्जी पे उन्होंने टैक्स लगा दिया, चावल दाल पे टैक्स लगा दिया, उसके बाद में आपको दूध के ऊपर टैक्स लगा दिया, छाछ के ऊपर टैक्स लगा दिया। लेकिन 2013 से पहले, 2014 से पहले, है ना, इन सब चीजों पर टैक्स नहीं था। एक पेट्रोल को 70 साल में
मैंने 70 रुपये पहुंचने में 70 साल लग गया, और इन्होंने आया तो पेट्रोल को सीधे 106 रुपया कर दिया, 26 गुना सीधा। तो ये तो अंग्रेजों के दादा निकल गई। 7-30 136 रुपया इन्होंने 10 साल में बढ़ा दिया, 12 साल में। अब इस देश का क्या हो सकता है? चले थे विश्व गुरु बनने, रह गए, अटक गए रास्ते में। यहाँ का एजुकेशन सिस्टम इतना जर्जर हो चुका है ना। आज के डेट में अगर प्राइवेट लोग अगर एजुकेशन सिस्टम को न संभाले तो समझिए कि भारत का दयनीय स्थिति होना तय है। अभी तो तय है ही हो ही रहा है। आज प्राइवेट संस्था ही जो है ना एजुकेशन सिस्टम को संभाल के रखा है। सरकारी स्कूल का जाकर के देखिए क्या स्थिति है। लेने को 60-60 हजार, 70-70 हजार लोग तनख्वाह ले रहा है, लेकिन ढंग से नहीं पढ़ाता है, जिसकी वजह से प्राइवेट में लोग भागता है। और किसी भी आप सरकारी स्कूल के जो भी टीचर है, जितने भी टीचर है, उनसे जाकर के पूछिए कि आपका बच्चा कहाँ पढ़ता है, तो कहेंगे प्राइवेट में। अज्ञान देगा लोग, बच्चा गरीब के बच्चा को सरकारी में भेजो, ठीक है, सरकारी में भेजते हैं, प्राइवेट को बंद कीजिए, आप पढ़ाइए ना ढंग से, फिर प्राइवेट की क्या जरूरत है? नहीं है। तो उस समय ये हालत थी कि नमक रोटी, मतलब कि टैक्स। ये देखो भाई, टैक्स की बात आया तब हम टैक्स की बात किए हैं, यहाँ पे टैक्स की बात आया है, तब हिंदी में टैक्स कहां से आ जाएगा, है ना। लेकिन टैक्स की बात आया तो हमने टैक्स बताया कि कॉपी पे। अब बताइए, जो लिंकलाइजर का रुपये में मिलता था पहले बुआ, 5 रुपया में गया, 5 रुपया मिल रहा था, आज लिंकलाइजर 10 रुपया में मिल रहा है। जो 2.5 रुपया का लिखो फिको पेन आता था अग्नि 20, आज 5 रुपया में मिल रहा है। तो ये सब टैक्स वो कहां जा रहा है? मोदी जी के पॉकेट में जा रहा है नहीं, देश के पॉकेट में जा रहा है। इसे नाराज गांधी जी ने नमक बना करके, नमक कानून, यानी नमक बनाकर कानून भंग कर दिया किया, और सविनय अवज्ञा आंदोलन के निम्नलिखित उद्देश्य। भारतीय किसान व्यवसायिक खेती करने पर विश्व विवश थे। व्यापार में मंदी और गिरती कीमतों के कारण वे बहुत परेशान थे। अभी एक नया एक और सुनने में आ रहा है कि अमेरिका से, कहां से, चावल वोल अमेरिका से अब आने वाला है। तो भारतीय किसान कथी करेगा? नोचेगा क्या है? जब आप अमेरिका से इंपोर्ट कीजिएगा चावल वोल, तो हमारे भारतीय किसान क्या करेगा? भारत के किसान का चीजवा खरीद के ओकरे के बेचिएगा महंगा दाम पर, कहिएगा कि हम अमेरिका से ला रहे हैं, झूठ बोलिएगा, नहीं चलेगा ऐसा। उनको आय कम होती जा रही थी और वे लगान का भुगतान नहीं कर पा रहे थे। ब्रिटिश सरकार के शोषण के विरुद्ध इसे हथियार बनाया गया। ब्रिटिश सरकार के क्या? शोषण के विरुद्ध। दूसरा है सविनय अवज्ञा का उपयोग, है ना, व्यंगकार ने किस रूप में किया, और इसलिए लिखिए। सविनय अवज्ञा का उपयोग लेखक ने बस की जीर्ण शीर्ण तथा खटारा दशा होने के बावजूद उसके चलने या चलाए जाने के संदर्भ में किया, है ना। यह आंदोलन 1930 में अंग्रेजी सरकार की आज्ञा न मानने के लिए किया गया था, और कितना, 12 मार्च 1930 को डांडी मार्च करके नमक कानून को तोड़ा गया और अंग्रेजों के दमनपूर्ण नीति के खिलाफ भारतीय जनता, है ना, विनय पूर्वक संघर्ष के लिए आगे बढ़ती रही। यह खटारा बस भी जर्जर होने के बावजूद चलती जा रही थी। इससे ये तात्पर्य है, मतलब मजबूर होने के बाद भी ये चलती जा रही थी। ठीक, अगला, आप अपनी किसी यात्रा के खट्टे मीठे अनुभवों को याद रखते हुए एक लेख लिखिए। तो ये आपको अपना लिखना है, ये हमने लिख दिया है ना, अपने हिसाब से। आप अपने हिसाब से आपको अपना लिखना है, ठीक है। और ये लास्ट, मन बहलाना, ये सारी चीजें, ये क्या है? मन बहलाना, वो चीज आप अपने से लिख लीजिएगा। अनुमान कीजिए कि यदि बस जीवित प्राणी होती, बोल सकती, तो वो अपनी बुरी हालत और भारी बोझ के कष्ट को किन शब्दों में व्यक्त करती? जिंदा होती तब न, ऐसे कैसे कर लेती? बस यदि जीवित प्राणी होती तो अपनी बुरी हालत और भारी बोझ के कष्ट को कुछ इस तरह से कहती। मैं एक पुरानी तथा जीर्ण शीर्ण बस हूँ। आज से करीब 30 साल पहले मैं भी नई नवेली, जवान तथा सुंदर, है ना, थी। मेरा ड्राइवर मुझे फूल मालाओं से सजाता। मेरी सीट पर बैठने से पहले वह मेरे
पैर छूता, जरा भी गंदगी अंदर बाहर दिख जाने पर, है ना, कंडक्टर को डांटता, पर आज लगता है कि यह सब, है ना, सपने की बात है। आज मैं वृद्धा अवस्था में, मतलब बुढ़ाऊ हो गई हूँ, बुढ़िया हो गई हूँ, ठीक है ना, हमरा के अनाथ आश्रम में फेंक दिया है सब, मतलब कि एथी में, वृद्धाश्रम में पहुंच गई हूँ। तब से अब तक कई ड्राइवर तथा कई कंडक्टर बदल गए हैं। इस समय जो ड्राइवर है वह मेरा ध्यान नहीं रखता, मेरी साफ सफाई किए बिना ही मुझ पर सवार हो जाता, है ना, शाम को मेरी सीटों पर बैठकर भोजन करता और मुझे गंदा करके छोड़ जाता, है ना। विश्वकर्मा पूजा के दिन के अलावा अब कभी मेरे ऊपर फूल माला नहीं चढ़ाई जाती। मेरा चलने को मन नहीं करता, पर यह धक्के दे करके मुझे जबरदस्ती चलवाता है ना। ऐसा ही बोल रही है जैसे कि नहीं होता है, क्या बोलते हैं उसको, जैसे कोई अपना आत्मकथा सुना रहा है, ये बस कहानी अपना सुना रही है, ठीक है ना। इतनी लाद लेता है कि मेरा अंग अंग टूटने लगता है और लगता है कि अब दम निकल ही जाएगी। मेरी आंखें खराब हो चुकी है, मतलब कि हेडलाइट समझे, तथा हाथ पैर जवाब दे रहे हैं, स्टीयरिंग जवाब दे रहे हैं, पर मेरा ड्राइवर इन बातों से अनभिज्ञ है, क्योंकि उसे पैसे कमाना है। जैसे हमारे देश के जनता मरती है तो मरने दो, हमें टैक्स चाहिए, पैसा कमाना है, बस बात खत्म। अब आता है भाषा की बात। बस, वस, बस तीन शब्द है। क्या है? बस, वस, बस तीन शब्द है। इनमें बस सवारी के अर्थ में, वस अधीनता के अर्थ में, और बस पर्याप्त काफी के अर्थ में प्रयुक्त होता है। जैसे बस से चलना, जैसे बस से चलना होगा, मेरे वश में नहीं है। बस से चलना होगा, मेरे वश में नहीं है ना। अब बस करो, तीन शब्द हुआ ना। क्या क्या हुआ देखो, पहला क्या है? बस। दूसरा क्या है? बस। तीसरा क्या है? बस। मतलब बस से चलना हमारे बस की बात नहीं है, अब बस करो। बस करो का मतलब क्या हुआ? अभी सबका दिए उपयुक्त वाक्यों को समान तीन शब्दों की युक्त दो दो बार किया गया है ना। तीनों शब्दों से बने दो दो वाक्य निम्नलिखित है। देखिए, बस सवारी के अर्थ में, क नंबर, मेरे पास पैसे कम है इसलिए बस से जाऊंगा। पैसे कम है इसलिए बस से जाऊंगा। बस स्टॉप पर बस का इंतजार कर लेना ही ठीक है, यानी कि बस स्टॉप पर बस का इंतजार कर लेना ही ठीक है। अगला कहता है लोग ना कि मेरे बस की बात नहीं है। अधीनता के अर्थ में, इस व्यक्ति को हराना आपके वश की बात नहीं है। बस और वश में, दोनों में क्या है भाई? अंतर है। बस और बस में दोनों में अंतर है, यानी कि आपसे लड़ना हमारे बस की बात नहीं है। तो लोग बस से कहता है, वश कहना चाहिए। क्या कहना चाहिए? वश कहना चाहिए। भारत को हराना श्रीलंका के बस में नहीं है। अगला कहता है बस सिर्फ मात्रा के अर्थ में। कहता है लोग क्या खाना वाना खाने जाते हैं भोज बियाह में, बस बस रह दो ज्यादा हो जाए, पेट फुल हो गल बा। कहता है लोग ना बस, यानी कि सिर्फ मात्रा का अर्थ। बस आप खाना बंद करो अन्यथा पेट खराब हो जाएगा। बस अब लड़ना झगड़ना बंद करो, कर दो, है ना। दूसरा कहता है हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चले पन्ना से। इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है। उस पर दिए गए वाक्यों में ने, की, से आदि वाक्य के दो शब्दों के बीच संबंध स्थापित कर रहे हैं। ऐसे शब्द को कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। और इसी तरह दो वाक्यों को एक साथ जोड़ने के लिए की का प्रयोग होता है। कहानी में दोनों प्रकार के 4 वाक्यों को चुने हैं। कारक, चिन्ह, युक्त, वाक्य जो दिया है आपका पूरा इसमें है। बस कंपनी के हिस्सेदार भी उसी बस में जा रहे थे। डॉक्टर मित्र ने कहा कि डरो मत चलो, मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। छिन चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे बस, है ना, बड़ी दयनीय लग रही थी और धीरे धीरे वृद्ध की आंखों की ज्योति जाने लगी। कि योजक शब्द युक्त वाक्य। अब ये सब आपको याद नहीं करना है, क्वेश्चन आंसर आपको याद कर लेना है, बाकी ये सब याद नहीं करना है, ठीक है ना। बाकी हम बता दे रहे खाली। हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है ना, कि
की योजक शब्द से, ठीक है ना। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया, सब में की, ठीक है ना। मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को, यानी कि सब में की योजक की बात कर रहा है, सब में की गोद में रखे। लोग इसलिए इसमें सफर नहीं करना चाहते कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। अगला कहता है हम फौरन खिड़की से दूर सड़क गए और चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी। दिए गए वाक्यों में आई सरकना और रेंगना जैसी क्रिया दो प्रकार की गतियां दर्शाती है। ऐसे कुछ और क्रियाएं एकत्र कीजिए जो कि गति के लिए प्रयुक्त होती है, जैसे कि घूमना इत्यादि, उन्हें वाक्यों में प्रयोग करना है। कोई है रे अभी बहुत है का गति के लिए प्रयोग होने वाली कुछ क्रियाएं, उनके वाक्य प्रयोग। टहलना, मरीज अब धीरे धीरे टहलने लगा। चलना, इस चिकने फर्श पर संभल करके। दौड़ना, पुलिस वालों को प्रतिदिन व्यायाम में दौड़ना पड़ता है। धड़कना, तेज दौड़ने से उसका दिल, ठीक है ना, जोर से धड़कने लगता है। चक्कर लगना, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर क्या करता है, चक्कर लगाता है। कांच बहुत कम बचे थे, जो बहुत थे उनमें से बचना था, ठीक है ना। इस वाक्य में बच शब्द को दो तरह से प्रयोग किया गया है। एक शेष के अर्थ में होता है ना कि अब कम पैसा बचल बा, और दूसरा सुरक्षा के अर्थ में, तब मारे बच के रहिए। बचत की दो मतलब है, तो दोनों का प्रयोग करना है। नीचे दिए गए शब्दों को, वाक्यों को प्रयोग किए ना, मतलब ध्यान रहे कि एक ही शब्द वाक्य में दो बार आना चाहिए और शब्द के अर्थ में कुछ बदलाव होना चाहिए। जल, फल, तीन वो शब्द लिया, जल, फल और क्या, हार। अनेकार्थी शब्द, जल, जल के बिना यह पृथ्वी आगे समान जल सकती है, ठीक। फल, फल की चिंता किए बिना वह बाग में तोड़ने लगा, यानी कि हर फूलों के हार की आशा लगाए बैठे नेताजी के चुनाव में हार मिली, है ना। बोलचाल में प्रचलित अंग्रेजी शब्द फर्स्ट क्लास, क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्लास में दो शब्द है, फर्स्ट और क्लास। एक शब्द अलग हो गया, फर्स्ट अलग हुआ और क्लास अलग हुआ। यह क्लास का विशेषण, यानी कि फर्स्ट, चूंकि फर्स्ट संख्या है, एक नंबर, क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्लास संख्यात्मक विशेषण का उदाहरण, विशेषण महान आदमी में किसी आदमी की विशेषता और महान, यह गुणवत्ता विशेष है। संख्यावाचक विशेषण और गुणवाचक, यानी कि संख्यावाचक मतलब काउंटिंग, ठीक है ना, और गुणवाचक का मतलब कि उसका क्वालिटी, यानी कि गुण की बात। दो दो उदाहरण खोज करके लिखना है। तो पहला है संख्यावाचक तथा गुणवाचक विशेषण के कुछ उदाहरण। संख्यात्मक विशेष, 5 मित्रों, 4 बजे, 8-10 मील, 15-20 मील, फर्स्ट क्लास। दूसरा टायर, गुणवाचक विशेषण समझदार, वयोवृद्ध, अनुभवी, मतलब उसमें से खोज करके लिखना था। विश्वसनीय, जवान, हरे भरे, छिन्न, वृद्धा, क्रांतिकारी, महान, यानी कि इसमें दोनों चीज बता रहा है आपको, विशेषण भी बता रहा है और संख्यावाचक भी बता रहा है। क्या बता रहा है, विशेषण यानी कि उसका विशेषता भी बता रहा है, ठीक है ना। अंतिम हुआ और इसी के साथ ये चैप्टर आपका समाप्त होता है, कहानी प्लस क्वेश्चन आंसर के साथ, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, बाय बाय।